रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीख लिया था। आज हम सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है और कौन कौन सी आइटम है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने एक फॉर्मेट है जिसमें डेबिट और क्रेडिट, जैसे नॉर्मल हमारा लेजर होता है, एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है, सेम इसमें भी वही चीज़ है। लेकिन इसमें डेबिट साइड हम एक पर्टिकुलर की जगह एक्सपेंडिचर लिखते हैं और क्रेडिट साइड पर्टिकुलर की जगह हम इनकम लिखते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब होता है? 11th में हमने रूल पढ़े थे ना। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता था? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन। तो ये अकाउंट ये कहता है कि आप जितने एक्सपेंस हैं उनको डेबिट करो, जितनी इनकम है उनको क्रेडिट करो। यानी कि जब हम एनपीओ चलाते हैं तो हमें हमारे खर्चे भी होते हैं, हमारी इनकम भी होती है, तो ये कहते हैं सारे खर्चे डेबिट कर दो और सारी इनकम को क्रेडिट कर दो। अब ये अकाउंट कैसे बनाया जाता है? देखिए, हमें क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है। एक रिसीट एंड पेमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता था जिसकी डेबिट साइड रिसीट होती थी और क्रेडिट साइड पेमेंट होती थी, है ना। रिसीट को हम इनकम साइड पोस्ट करते हैं और पेमेंट्स को हम एक्सपेंडिचर साइड पोस्ट करते हैं। यानी कि हमें ये अकाउंट किस चीज़ को देखकर बनाना पड़ता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को देखकर बनाना पड़ता है। लेकिन इसमें किस बात का हम ध्यान रखते हैं? देखिए, रिसीट जो था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वो एक रियल अकाउंट था, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि पैसा आया तो डेबिट कर दो, गया तो क्रेडिट कर दो। अब उसमें दोनों नेचर की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती थी, यानी कि रेवेन्यू नेचर की, कैपिटल नेचर की भी। ये ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती है? देखिए, रेवेन्यू नेचर जो बिजनेस को चलाने के लिए करी जाती है। कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स वो होती हैं जिसका बेनिफिट हमें मोर देन अ ईयर होता है। यानी कि अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है तो वो कैपिटल ट्रांजेक्शन का है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है या फिर टेलीफोन बिल पे किया है तो वो आपका रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि वो पर्टिकुलर 1 मंथ का है, वो पूरे महीनों का या साल भर का नहीं है, ना ही उसका बेनिफिट हमें साल भर हो रहा। सैलरी रेवेन्यू नेचर का है, राइट। तो यानी कि इसमें हमारे दो नेचर आते थे, एक तो हमारा कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन आती थी, दूसरा हमारा रेवेन्यू नेचर की। लेकिन हमें इसमें से यहाँ पे ट्रांसफ़र करते समय सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है? रेवेन्यू नेचर की, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंस आएंगे और रेवेन्यू ही इनकम आएगी। जो हमें बिजनेस को चलाने से बेनिफिट हो रहे हैं वो सिर्फ ट्रांजेक्शन्स आती हैं, ठीक है। और सेकेंड चीज़, इसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन्स करंट ईयर की नोट करी जाती है। इसमें यानी कि रेवेन्यू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे हमारे पिछले साल का कोई पैसा मिला वो भी रिकॉर्ड कर लेते थे, नेक्स्ट ईयर का मिला वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजेक्शन्स नोट की जाती है, यानी कि वेदर पैसा मिला है नहीं मिला हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि इस साल के खर्चे कितने हैं, चाहे हमने पे करे हैं या नहीं करे। आउटस्टैंडिंग भी हो सकते हैं, कई चीज़ें हमारी प्रीपेड भी हो सकती है ना। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ इस साल की चीज़ें ही इंक्लूड करनी होती हैं। अगर कोई भी चीज़ हमने प्रीपेड कर दी है तो उसे हम लेस कर देते हैं। वो चीज़ जब हम आगे कैलकुलेशन सीखेंगे टॉपिक वाइज तो उसमें सीखेंगे। ओके, तो ये क्या है? एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। आप यहाँ पे सारे एक्सपेंस लिखते हो, यहाँ सारी इनकम लिखते हो। इनकम कौन सी होनी चाहिए? रेवेन्यू नेचर के। एक्सपेंस कौन से होने चाहिए? रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए, जो बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल जाती हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको मिल जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको इस अकाउंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रख कर बनाना पड़ता है, मतलब ऐसी चीज़ें जो बहुत न्यू टर्म्स होंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उस चीज़ को ध्यान में रखकर आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये चीज़ हमारी इनकम है भी या नहीं है। ये कुछ चीज़ें मैंने मतलब कुछ आइटम्स लिखे हैं जो कि हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और पर्टिकुलरली ये नॉर्मल बिजनेस में नहीं होती हैं एक्टिविटीज़। ये चीज़ें ये सिर्फ एनपीओ में ही मिलती हैं, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ दैट इज़ एंट्रेंस फीस, जिसे हम एडमिशन फ़ीस कहते हैं। एडमिशन फ़ीस क्या होती है? जब भी कोई पर्सन हमारी एनपीओ में एडमिट होता है तो उसको एडमिशन फ़ीस देनी होती है, जिसे एंट्रेंस फ़ीस भी बोलते हैं। ये एक एनपीओ के लिए इनकम की बात है, क्योंकि वो चल ही इसके बेस पे रही है। एनपीओ का मेन जो अर्निंग होती है वो कहाँ से होती है? देखो, एंट्रेंस फ़ीस मिल जाए, उसके पास कोई बंदा आए और एडमिशन कराता है, पार्टिसिपेट करता है, कुछ डोनेट करके चला जाता है, तो ये सब क्या है? एक एनपीओ को चलाने के लिए इनकम सोर्स है, राइट। तो एंट्रेंस फ़ीस और एडमिशन फ़ीस
आपके इनकम साइड आता है, ठीक है। सेकंड है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस का क्या मतलब है? देखिए, कोई पर्सन अपनी होल लाइफ की फीस एक पर्टिकुलर अमाउंट में पे कर देता है। होने को तो ये हमारी इनकम है क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है, लेकिन उसने क्योंकि पूरी उम्र भर का पैसा आज ही हमें दे दिया, तो अब ये इनकम से किस रूप में चेंज हो गई? लायबिलिटी में चेंज हो गई, क्योंकि हमारे पास वो पैसा आ गया जो उसकी पूरी उम्र भर का है, तो वो रेवेन्यू नेचर को छोड़ दिया उसने और लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। तो इस केस में इसको लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है, लाइफ मेंबरशिप फीस को। ध्यान रखना, लाइफ मेंबरशिप फीस को लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है और ये बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट नॉर्मली जैसे बैलेंस शीट बनती है वैसे ही एनपीओ में भी बनाई जाती है। थर्ड है स्पेशल रिसीट। स्पेशल रिसीट देखिए होती है कि आपको कोई स्पेशल पर्पस के लिए पैसे मिले, तो जब आपको स्पेशल पर्पस के लिए पैसे मिले होंगे तो आपने वो स्पेशल पर्पस का काम भी किया होगा, यानी कि उसके अगेंस्ट खर्चे भी किए होंगे। तो आपको अगर सपोज कीजिए कोई एनुअल फंक्शन के लिए पैसे मिले तो आपने एनुअल फंक्शन भी किया होगा। तो इस केस में आपको कंपेयर करना होता है कि आपके पास पैसा ज़्यादा आया और खर्चे कम हुए हैं। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आया और खर्चे कम हुए हैं तो उस केस में आपकी वो इनकम है, यानी कि आपके पास पैसा ज़्यादा आया था, गया कम। लेकिन कई बार ऐसा होगा आपने खर्चे ज़्यादा कर दिए लेकिन पैसा कम आया, तो वो आपका एक्सपेंस बन जाता है, तो उसे स्पेशल रिसीट ट्रीट किया जाता है जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है। इसके बाद आता है डोनेशन। देखिए, एनपीओ तो चलती ही डोनेशन के नाम पे है, क्योंकि जहाँ से भी डोनर्स पैसा देंगे तभी एनपीओ रन करती है, राइट। बाकी मेंबर्स तो देते ही हैं, बट डोनेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एनपीओज़ में। अब डोनेशन देखो दो नेचर की होती है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन हुई, हम गए, हमने पैसा दे दिया, लाइक दान कर दिया, वो एक जनरल डोनेशन है, ठीक है, तो वो तो हमारी इनकम ट्रीट की जाती है। लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन जो होती है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, लाइक हॉस्पिटल मेकिंग के लिए हो सकती है या कोई गर्ल एजुकेशन के लिए हो सकती है, तो बहुत सारे स्पेसिफिक पर्पस हो सकते हैं। तो ऐसी डोनेशन को हम लायबिलिटी ट्रीट करके चलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारी लिगेसी होती है। लिगेसी क्या होती है कि अगर कोई पर्सन मरने वाला है या मर गया और वो अपनी जायदाद एनपीओ के नाम करके चला जाए, एनपीओ का तो फ़ायदा हो गया। अब एनपीओ के लिए ये इनकम की बात तो है, लेकिन उसमें भी हमें यही चीज़ देखनी है कि अगर जनरल नेचर की है तो हमारी इनकम है, लेकिन स्पेसिफिक नेचर की है तो हमारी लायबिलिटी है। इसके बाद आता है सेल ऑफ ओल्ड एसेट। देखिए, जब भी हम ओल्ड एसेट बेचते हैं तो हमें या तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, राइट। आपको कंपेयर किससे करना होता है? आपको कंपेयर करना होता है उसकी बुक वैल्यू से। लाइक मैंने अगर कोई चीज़ 15,000 की बेची और उसकी बुक वैल्यू थी 10,000, तो मुझे 5,000 का बेनिफिट हुआ। तो आप यहाँ पे बुक वैल्यू और सेल वैल्यू को कंपेयर करते हो, फ़ायदा है, इनकम हो जाएगी। अगर लॉस हो गया बेचने पर तो एक्सपेंस में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। भाई, ओल्ड न्यूज़पेपर को हिंदी भाषा में रद्दी कहा जाता है, तो अगर आप उसे बेचोगे तो आपको इनकम ही होगी, उससे कोई खर्चा नहीं होता, तो वो हमारी इनकम ट्रीट किया जाता है। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन। देखिए, ये वर्ड आपके लिए न्यू होगा। सब्सक्रिप्शन ये होता क्या है? ये होता है कि एनपीओ में बने रहने के लिए जब मेंबर्स क्वार्टरली फ़ीस पे करते हैं, अब हम स्कूल में फ़ीस पे करते रहते हैं, हर मंथ फ़ीस पे करते हैं। एडमिशन फ़ीस तो एक टाइम सिंगल टाइम पे की जाती है ईयर में, लेकिन हमें हर महीने फ़ी पे करनी होती है, लाइक सेम सब्सक्रिप्शन की तरह। एनपीओ में बने रहने के लिए मेंबर्स को भी सब्सक्रिप्शन पे करनी होती है, लाइक वो क्वार्टरली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे कर सकते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये एनपीओ के लिए किसकी बात है? इनकम की बात है, और इसके ऊपर पूरा केस है, मतलब इसकी कैलकुलेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड मटेरियल। देखिए, जब भी हम सामान खरीदते या बेचते हैं तो उसमें हमने ख़रीदा कितने का है वो नहीं लिखा जाता, हमने यूज़ कितने का किया है वो लिखा जाता है। तो कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड, आपने कितना यूज़ किया है वो चीज़ इसमें आती है। किस में आती है? एक्सपेंस साइड पे आती है, लेकिन इसकी भी एक अच्छी लंबी कैलकुलेशन है जो कि हम अलग से वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद आता है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है? देखिए, हम जब किसी चीफ गेस्ट वगैरह को बुलाते हैं, किसी एक्टर को बुलाते हैं, किसी अच्छी महान हस्ती को बुलाते हैं, तो उनके हम बुके देते हैं जनरली, जिसकी वो फ़ीस चार्ज करते हैं आने की, ठीक है। और जब हम उन्हें बुलाते हैं कि आप आइए यहाँ पे, तो हम उन्हें बुके देते हैं और भी कई सारे खर्चे करते हैं उन लोगों के लिए, तो वो ऑनरेरियम कहलाता है और वो हमारे एक्सपेंस में आता है। अब ये सारी चीज़ें थी जो हमारे एक्सपेंस और इनकम में नोट करी जाती हैं, जो कि हम कहाँ से देख के बनाते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को देख के बनाते हैं, राइट।
अब अगर आपका एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा आती है और इनकम साइड कम आती है तो हमें डेफिसिट होता है, क्योंकि एनपीओ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नहीं काम करता। उसको बेनिफिट होता है कब, जब इनकम ज़्यादा होगी एक्सपेंस कम होंगे, तो उसे हम बेनिफिट को सरप्लस कहते हैं, और जब एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए और इनकम कम हो तो उसे डेफिसिट कहते हैं। तो ये था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप आपको समझ आया होगा ये, और अगर समझ आया है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।